नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ वासियों, आपने लोकसभा चुनावों के दौरान अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन हारेगी, आपके क्षेत्र में कौन उम्मीदवार जीतेगा, किसको हार मिलेगी। इन्हीं सब सवालों के बीच दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। 4 जून का इंतजार है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 की सरकार। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर आकलन करेंगे। आखिर 4 जून को किसके खाते में कितनी सीटें आने वाली हैं और कौन से मुद्दे ने जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। बात छत्तीसगढ़ के वोटिंग प्रतिशत की भी होगी, जिसके आधार पर सियासतदान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ की सियासी हवा अब की बार 4 जून को किसकी सरकार, यह सवाल लगातार जनता के जहन में आ रहा है। 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे और ऐसे ही सवालों पर। छत्तीसगढ़ में चुनावी लड़ाई में कौन 19 और कौन 20 साबित होने जा रहा है। किस सीट पर किसके बीच जोरदार मुकाबला है। ऐसी कौन कौन सी सीट है जहां इस बार बाजी पलट सकती है, इधर उधर उधर या इधर जा सकती है। किस सीट पर कौन सा वर्ग गेम चेंजर साबित हो सकता है। जनता ने क्या सोचकर इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कौन कौन से मुद्दे इस बार छत्तीसगढ़ में प्रभावी रहे। इन सब का जवाब 4 जून को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आकलन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा दंगल कितना दमदार रहा और यहां से संसद पहुंचने की रेस में किस पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव पूरे हुए। यहाँ 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान हुआ। इस तरह 3 फेज में कुल 11 सीटों पर वोटिंग हुई। कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। पहले फेज में 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ। दूसरे फेज में महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर में 26 अप्रैल को वोटिंग हुई। तीसरे फेज में रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा और दुर्ग लोकसभा सीट पर 7 मई को चुनाव खत्म हुआ। अब सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला वोटरों ने ईवीएम में कैद कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में परिणाम को लेकर कयासों का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टफ फाइट है। इस बार दोनों ही पार्टियों ने उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक में नए नए हथकंडों का प्रयोग किया। वहीं इस बार के मुद्दे नक्सलवाद, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, विरासत टैक्स, महिला आरक्षण, राम मंदिर, भ्रष्टाचार रहे। इन्हीं मुद्दों पर छत्तीसगढ़ में 24 का चुनाव लड़ा गया। वहीं बीजेपी और कांग्रेस में इस दौरान खूब जुबानी जंग भी देखने को मिली। अब 4 जून पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस दिन संसद पहुंचने की रेस में कौन सा दल कमाल करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले सियासी दलों के दावे भी सुन लीजिए। लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने विश्वास व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इसमें सफलता प्राप्त होगी। हम पूरे आशावादी हैं और इस समय कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के कहती है हम 11 में 11 सीट लाएंगे। हम लोगों का भी दावा है कि जिस तरह से हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, वो 11 की 11 सीटें हम भी जीतेंगे। नेताओं की ओर से दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे नतीजों में कितने तब्दील होंगे, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में किस लोकसभा सीट पर कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।
बस्तर की बात करें तो बस्तर में इस बार 68.29% मतदान दर्ज किया गया, जो कि पिछले चुनाव से ज्यादा है। दूसरी ओर बिलासपुर सीट की बात करें तो यहां पर 64.77% मतदान दर्ज किया गया। दुर्ग लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 73.68% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। जांजगीर चांपा की बात करें तो यहां 67.56% मतदान दर्ज किया गया। कांकेर में 76.23% मतदान, कोरबा में 75.63% मतदान। दोनों ही सीटों पर 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसको लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। महासमुंद सीट की बात करें तो यहां पर 75.02% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। दूसरी ओर रायगढ़ में 78.85% मतदान दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में 66.82% मतदान प्रतिशत रहा। दूसरी ओर राजनांदगांव में 77.42% मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। सरगुजा लोकसभा सीट पर 79.89% मतदान प्रतिशत। 2019 में इस सीट पर 77.4% वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला था। और अब आपको छत्तीसगढ़ की उन हॉट सीटों के बारे में बता देते हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? ये सीटें हैं बस्तर, महासमुंद, राजनांदगांव, रायपुर, कोरबा। इन सभी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टफ फाइट देखने को मिल रही है। और अब आपको हम ये बताते हैं कि उन सीटों के बारे में जहां कांग्रेस का कभी खाता ही नहीं खुला। ये सीटें हैं बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा। ये वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। और इन दावों के बीच चर्चा भी जारी है, विश्लेषण भी हो रहा है और अब बारी सवाल पूछने की है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई, वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी। मैं तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल रवि भोई जी मैं आपसे करता हूं। 2019 में बस्तर और कोरबा कांग्रेस जीत गई थी, 9 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन बीजेपी इस बार कह रही है कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगी। कांग्रेस कह रही है हम भी आशावादी हैं, सभी सीटें जीतेंगे। तो एक तरफ आशा की लड़ाई, दूसरी तरफ आत्मविश्वास के साथ यह बात बताना कि 11 सीटें जीतेंगे। किसके दावों में आपको ज्यादा दम नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राज्य में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास तो रहेगा, उनका मनोबल भी है और मोदी का नाम भी, मोदी गारंटी भी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस जिस तरह से उसमें कह रही है कि हम भी कुछ सीटें जीतेंगे, और आप देखें जब से छत्तीसगढ़ बना है तो उसमें देखें तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी 11 के 11 सीट नहीं जीती है। 10 सीटें रही और 2019 में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें। इसलिए दावे तो अपनी जगह है, लेकिन कई जगह टफ मुकाबले रहे हैं, कड़ी प्रतिस्पर्धा रही, कहीं चेहरे को लेकर रही, कहीं मोदी गारंटी को लेकर, कहीं जातिवाद को लेकर। तो मुकाबले तो कड़े देखने को मिले हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी दावा करी 11-11 सीटें मिलेंगी, लेकिन उनके जो अभी तक के ट्रेंड हैं उसमें लगता नहीं है। कुछ सीटें तो कांग्रेस को मिलेगी, अब कितनी सीटें मिलती है ये कहा नहीं जा सकता। ठीक है शशांक शर्मा जी, अब बात करते हैं मुद्दों की। जिन मुद्दों की गूंज चुनावी सभाओं के दौरान देखने को मिली, फिर चाहे वो अमित शाह आए हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हों, या फिर हमने और भी कई दिग्गजों को देखा, और नक्सलवाद का मुद्दा हमने सुना, हमने गारंटियों की बात भी सुनी। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है? शशांक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। संजीव गुप्ता जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजीव जी, हम मुद्दों की बात कर लेते हैं। जिन मुद्दों को आपने चुनावी सभाओं के दौरान सुना, कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी जमीनी स्तर पर देखने को मिल सकते हैं? कांग्रेस ने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, कि जो आमतौर पर लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े लोग, जो उनके जो मित्र हैं, कुछ मित्रों को फायदा पहुंचा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया, और भी जो इस तरह की जो महंगाई का मुद्दा उठाया, और भी इस तरह की चीजों का मुद्दा उठाया। उन्होंने फिर अपनी बातें भी रखी कांग्रेस ने कि हम
महिलाओं को 1 लाख रुपए उनके खातों में डालेंगे, बेरोजगार जो युवा थे उनको अप्रेंटिसशिप देंगे, उसमें भी हम उनको पैसे देंगे, तमाम तरह की चीजें थी। भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके जो मुद्दे थे कमोबेश वही मुद्दे फिर से जो आपको विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला, लगभग उन्हीं मुद्दों को फिर से सामने रखा। उन्होंने भूपेश बघेल सरकार के समय कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे थे उनको सामने रखने की कोशिश की। राम मंदिर का मुद्दा निश्चित तौर पर हावी रहा, स्वाभाविक सी बात थी। राम मंदिर का निर्माण के बाद, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये स्वाभाविक सी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को सामने रखेगी और वैसा ही हुआ। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के शासनकाल के दौरान जो भी चीजें, चाहे वो एयर स्ट्राइक और इस तरह की चीजों का हो या फिर और भी मैंने बीच में और भी मैंने देखा G20 में जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट की तरफ से जो G20 में भारत में जो भी हुआ उसके बारे में वो सारी चीजें। उसके अलावा मोदी की गारंटी के नाम से मोदी जी जब भी आते थे या फिर उनके जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता थे वो मोदी की गारंटी की बात करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी गारंटियां हैं जो इस चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी वो चीजें काम करेंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कह दूं, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि चुनाव अलग होते हैं, मुद्दे भी अलग होते हैं। अगर लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पे जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसके मुद्दे अलग होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक जो वादा है कांग्रेस का, जो वादा है वो कुछ हद तक कुछ पॉकेट्स में उसका असर होगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं उसका असर जो है वो कुछ हद तक अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग असर होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, मेरा सवाल अब चेहरों को लेकर है। मैं स्वागत करता हूं आपका। छत्तीसगढ़ वासी जब मताधिकार का अपना प्रयोग करने पहुंचे थे, क्या आपको लगता है कि उनके जहन में जो क्षेत्रीय उम्मीदवारों की छवि, उनके वादे एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई होगी, या फिर राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय चेहरों पर ही ये जंग लड़ी गई और उसका प्रभाव मतदाता पर दिखा होगा? देखिए, अभी संजीव गुप्ता ने जो बात कही, मैं उसी से आगे बढ़ता हूं कि निश्चित रूप से मुद्दे विधानसभा के और लोकसभा के अलग अलग होते हैं। लोग गंभीर होते हैं इस मामले में, और हमने अभी तक के परिणामों में इस बात को देखा है। सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की थी तब, या आप देख लीजिए कि कांग्रेस की सरकार थी तब, अधिकांश समय में इस क्षेत्र में जो है लोगों ने लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मदद की है। आप सन 84 से देखेंगे या उसके बाद थोड़े बाद से देखेंगे तो आप देखिए लगातार, जैसे रायपुर की बात करते हैं, 8 बार लगातार 8 बार से यहाँ सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। कोरबा में 3 बार कांग्रेस जीती है, 1 बार भारतीय जनता पार्टी जीती। बिलासपुर कोरबा में दो बार कांग्रेस है, 1 बार बीजेपी है। नहीं, चरणदास महंत जीते हैं, हाँ, फिर डॉक्टर बंसीलाल महतो जीते हैं, फिर ज्योत्सना महंत जीती है, फिर अभी 2024 में ज्योत्सना महंत खड़ी हुई है। ठीक, हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ चौथी बार अब नतीजा पता चलेगा। हाँ, 2 और 1 बार है जी, जी, और 6 बार बिलासपुर में। इसी तरह जो हर सरगुजा देखिए, रायगढ़ देखिए, कहीं भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मदद किया है जनता ने लोकसभा में, और उन्होंने माना है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी स्थिति में है। 2024 की स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। 2024 में प्रत्याशियों के चयन में जिस तरीके से दोनों दलों ने अपना तरीका दिखाया है वो बिल्कुल विभिन्न है, एकदम भिन्न है। अजीब गरीब ढंग से जो है प्रत्याशी को इधर से उधर किया गया है, और उसमें जो है एक बहुत बड़ा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह कई जगह पे लगाया गया है। जैसे बिलासपुर के एक बात कर लें अगर उदाहरण के तौर पर, देवेंद्र यादव को दुर्ग से ले जा करके बिलासपुर में लड़ा गया क्योंकि वो यादव हैं और यादव मत वहां ज्यादा है। तो बड़ी सोच समझ उसके अंदर में जो है काम कर रही थी। कांग्रेस ने जो टिकट दी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी है, बड़े सोच समझ के दी है। जहां तक सवाल है जीत हार का, 11 सीटें लेने वाली बात, बाबूलाल जी सॉरी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन बस्तर सीट को लेकर बीजेपी लगातार तंज कस रही थी कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन है, काफी उहापोह की स्थिति मची हुई थी। नहीं, उहापोह की स्थिति इसलिए मची थी कि बहुत सोच समझ कर देना है, विचार करके देना है। ठीक है, वो आप आरोप प्रत्यारोप में कवासी लखमा की जिद और उसकी वो सब चलेगा, वो तो चलता है, लेकिन बड़ा सोच समझ के अंतिम में जो है सोच समझ के कवासी लखमा को दिया गया क्योंकि उनके जीतने की उम्मीद दिख रही है। इसलिए जो है बड़ी विचार करके दिया गया है, ऐसा नहीं है।
लेकिन इस वक्त इस बार जो है 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाएगी, इसका लोगों को अनुमान नहीं है। ठीक है। लोगों का अनुमान यह है कि इस बार कांग्रेस भी गेन करेगी। ठीक है, कम से बाबूलाल कम जी कह 4 रहे हैं कि अगर बीजेपी 11 की 11 सीट जीतने का दावा कर रही है तो कांग्रेस गेन तो करेगी, लेकिन कहां पर करेगी? रवि भोई जी, क्या कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जमकर हमला बोला, जुबानी तीर बहुत बरसे थे, विवादित बयान भी सामने आए थे, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए, चुनाव में दोनों पक्षों की तरफ से कई बातें उठी, कई तरह के बयान आए और ये सुर्खियों में रहा। हर बार लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह की बातें उठती रही हैं और इस तरह सुर्खियों में रहते हैं और ये काफ़ी हर चरण में, जिस 7 चरणों में चुनाव हुआ तो हर चरण में एक मुद्दा रहा, एक बात सुर्खियों में रही और वो चुनावी मुद्दा बनने की कोशिश की और उसका कहीं न कहीं जनता पे असर पड़ा। और क्या असर पड़ा ये तो चुनाव नतीजों में होगा, लेकिन कहीं न कहीं लोग उसमें, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो चाहे राहुल गांधी की बात हो, लोगों ने उसको बड़े ध्यान से देखा और उसको विश्लेषण किया और उसके आधार पर मतदान किया। ठीक है संजीव जी, कांग्रेस की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हुए थे। मंच से कई ऐसे नेता दिखाई नहीं दिए थे जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि कांग्रेस को संगठित तौर पर दिखाएं। पार्टी मशीनरी को लेकर भी सवाल उठे थे, इन बातों का कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये प्रॉब्लम रही है कांग्रेस में, मैंने भी इसको महसूस किया है। 2023 के चुनाव में हार के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस यहाँ पे कुछ हद तक बिखरी हुई नजर आई थी। 2023 के चुनाव में जो परिणाम हुए थे और जैसे कांग्रेस पार्टी मान के चल रही थी कि यहाँ विधानसभा में उनको अच्छी जीत मिलेगी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। तो हार के बाद बहुत सारे नेता मुखर भी हुए। उनको देखिए, राजनांदगांव में भी कुछ नेता, जब भूपेश बघेल वहां पे थे तो उनके सामने ही मंच पे उन्होंने 2 बात सुनाने की कोशिश की। अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग बातें हुई, अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश शामिल हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इस हद तक नहीं आया कि पूरी तरह से बिखर गई वो कांग्रेस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, 2023 के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक प्रकार से एक निराशा का भाव तो जरूर था कि अभी रिसेंटली हार मिली है। और उस हार के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने आप को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की, फिर से लड़ने की कोशिश की। अभी भी कांग्रेस के जो नेता जो दावे कर रहे हैं जो कि हम यहाँ पे गेन करेंगे, यहाँ पे अभी भी मैं सुन रहा था उनके जो बातें हैं कि पिछले समय नहीं, फिर निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ेंगे। ये अलग बात है, वो स्वाभाविक रूप से बात है कि कोई भी नेता ऐसा नहीं कहेगा कि हम लोग हार जाएंगे या फिर हम लोग की पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन मैं आपको फिर से कह दूं कि मैं एक बात कहना चाह रहा था कि देखिए, बहुत सारी अलग अलग बातें आ रही है कि इस बार बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को फायदा हो सकता है, या कुछ हद तक कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस उतने में ही रहेगी जैसे पहले थी। अलग अलग बातें होती है। हालांकि वो 4 तारीख को बहुत जल्द सामने आ जाएगा कि क्या क्या होगा। फिर भी मैं कह दूं कि 2018 के चुनाव के बाद 2019 से जब चुनाव में गई थी बीजेपी, तो उस समय उनकी हालत बहुत खराब थी। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को उतना बड़ा नुकसान कभी भी चुनाव में कभी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी 2019 में 9 सीटें जीतने। ठीक है, मैं जरा एक और महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु पर बात कर लूं और वो है वोटिंग प्रतिशत का तिलिस्म। बाबूलाल शर्मा जी, ये वोटिंग प्रतिशत का तिलिस्म ऐसा है, ज्यादा हो जाए कम हो जाए, इसको लेकर पार्टियां अपने अपने तरीके से आकलन करती हैं, बताती हैं, समझाती हैं। आपका बतौर वरिष्ठ पत्रकार क्या आकलन है? देखिए, इस बार जो प्रतिशत थोड़ा जो जितनी जगहों पे बढ़ा है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला है, और जहां कम हुआ है वहां कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाला दिखता है। और जहां तक टोटल इन ऑल कह सकें अपन, तो 4 सीट पर जो है कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि हम 4 सीट जीत जाएंगे। और वो चारों सीट जो है वो है राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर और कोरबा। कोरबा में उनको इतना जरूर है कि सरोज पांडे जो है वो आज तक कभी चुनाव हारी नहीं है। 2 बार महापौर लड़ी, दोनों बार जीती, एक बार विधायक लड़ी, जीत गई, फिर सांसद की टिकट मिली, उसमें भी जीत गई। तो वो इस बार रिकॉर्ड टूटता है कि वो बना रहता है, वो देखने वाली बात वहां पर है। बाबूलाल जी, जानकार ये भी कह रहे हैं कि राजनांदगांव के नतीजे तय करेंगे कांग्रेस अपने आप को छत्तीसगढ़ में कितना रिवाइव कर पाएगी। सहमत या असहमत? बिल्कुल सहमत हूँ। निश्चित रूप से वो बहुत जबरदस्त सीट है और वहाँ के मुकाबला जो है वो जबरदस्त है। एंटी इनकम्बेंसी की बात भी आई थी और उस आधार पर एक कहा जा सकता है अगर भूपेश बघेल जीत जाते हैं तो
सरवाइव करेगी, कांग्रेस अच्छी स्थिति में आ सकती है, फिर से खड़ी हो सकती है, बहुत सारी बातें आएंगी सामने। लेकिन अगर वहां वो हार जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होगी, और बहुत बड़ी बात होने पर जो है जो चर्चाएं चलेंगी वो निगेटिव जाएंगी। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा। बस 4 जून बहुत नजदीक है, दिल की धड़कनें उम्मीदवारों की बढ़ी हुई है, तो जनता भी सोच रही है कि हमने जिस उम्मीदवार को अपना मत दिया है, पार्टी को दिया है, वो जीतते हैं या हारते हैं। विश्लेषण का दौर तो लगातार जारी है ही। आप तीनों वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और 24 की सरकार में आज हमारे साथ इतना ही। यहां वक्त है ब्रेक का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।